मॉल कॉन्सेप्ट में बढ़ते हैं आगे और डिस्कस करते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड इक्विवेलेंट वेट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री अड्डा MP04 मास्टर स्टॉक केमिस्ट्री बैच फॉर नीट एंड IIT JEE। लास्ट वीडियो में अपन ने लिमिटिंग रिएजेंट का जो कॉन्सेप्ट था उसे अपन ने कवर्ड करा था। जितनी वैरायटी के क्वेश्चन लिमिटिंग रिएजेंट में बन सकते थे वो सारे के सारे अपन ने कवर्ड कर लिए थे। आज अपन एम्पेरिकल फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट और इक्विवेलेंट वेट का जो कॉन्सेप्ट है उसे अपन क्लियर करेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक आ रहा है हमारे पास आज का वो है एम्पेरिकल फॉर्मूला कि एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है। एम्पेरिकल फॉर्मूला, इट इज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड। एक रेशियो है एटम्स का, होल नंबर रेशियो जो कि कंपाउंड में प्रेजेंट है, वही क्या होता है एम्पेरिकल फॉर्मूला। इट इज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स। होल नंबर रेशियो है किसका है? एटम्स का, जो कि कंपाउंड में प्रेजेंट है, वही आपका क्या होने वाला है एम्पेरिकल फॉर्मूला। इसे बहुत आसान शब्दों में अपन समझ सकते हैं, जैसे कि समझो आपके पास एग्जांपल है ग्लूकोज का। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप सबको पता है, क्या होता है भाई? C6H12O6, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अब यहां पर इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा? एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है? सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड। अब कार्बन कितने? 6, हाइड्रोजन कितने? 12, ऑक्सीजन कितने हैं? 6। तो यहां पर जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो बनने वाला है एटम्स का, वो क्या बनने वाला है? कार्बन CH2O। तो यहां पर 6:12:6 का रेशियो था, मतलब 1:2:1 का रेशियो बना है। तो यही आपका क्या हो जाएगा? एम्पेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा ग्लूकोज का। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल है आपके पास एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOH। अगर हम इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला की बात करें तो कार्बन कितने? 2, हाइड्रोजन कितने? 4, ऑक्सीजन कितने? 2। तो यहां पर जो एम्पेरिकल फॉर्मूला बनने वाला है वो कितना बनने वाला है? CH2O। अरे भाई, ये तो ग्लूकोज के सिमिलर आ गया, ठीक है। तो यहां पर ध्यान रखेंगे कि यहां पर जो एसिटिक एसिड है और ग्लूकोज है, उन दोनों का जो एम्पेरिकल फॉर्मूला है वो क्या है? सेम है। क्योंकि वो सेम हो सकता है यार, क्योंकि एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है कि एक होल नंबर रेशियो है एटम्स का जो कि कंपाउंड में प्रेजेंट है, ठीक है। तो वही तो एम्पेरिकल फॉर्मूला है। और नेक्स्ट एग्जांपल देखो, बेंजीन, आप सबका फेवरेट और मेरा भी फेवरेट है वैसे तो, ठीक है। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? C6H6, ठीक है। अब इसका अगर एम्पेरिकल फॉर्मूला देखें तो क्या बनने वाला है? CH, ठीक है। और लास्ट है आपके पास मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला क्या है भाई? CH4। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला भी क्या होने वाला है? CH4 ही होने वाला है, क्योंकि यहां पर जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो बनने वाला है एटम्स का, वो कितना बनने वाला है? 1:4 ही बनने वाला है। तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और ये इनके एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला कुछ नहीं, एक होल नंबर रेशियो है एटम्स का जो कि कंपाउंड में प्रेजेंट है, वही आपका क्या कहलाता है? एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में एक रिलेशन होता है। वो रिलेशन क्या होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब ये n किस तरह से निकालेंगे? n होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट, आपका n आ जाएगा। और एम्पेरिकल फॉर्मूला को अगर आप n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा। याद रखना है n की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? 1, 2, 3, 4 डैश 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 तक जा सकती है, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पेरिकल फॉर्मूला में रिलेशन। एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पेरिकल फॉर्मूला में क्या रिलेशन है, और ये n किस तरह से निकालते हैं, ये यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब एम्पेरिकल फॉर्मूला में क्या क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, कितनी वैरायटी हो सकती है, उन सब की बात अपन करेंगे। लेकिन इससे पहले लें आप इसका स्क्रीनशॉट। तो ले लिया है आपने इसका स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला हमारे पास कुछ इस तरह से है। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड कंटेन 40.92% कार्बन, 4.58% हाइड्रोजन एंड 54.5% ऑक्सीजन बाय मास। What is the empirical formula of vitamin C?
इफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ विटामिन सी इज 176 ग्राम पर मोल, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ विटामिन सी। आपको क्या इंफॉर्मेशन दी गई है उसकी बात करते हैं। विटामिन सी आपको दिया गया है जिसमें कार्बन का परसेंटेज दिया गया है बाय मास, हाइड्रोजन का परसेंटेज दिया गया है एंड ऑक्सीजन का परसेंटेज बाय मास गिवन है। आपसे ये कहा गया है कि जो मॉलिक्यूलर वेट है विटामिन सी का वो कितना है 176 ग्राम पर मोल। तो आपको जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है विटामिन सी का वो आपको फाइंड करना है। अब वो किस तरह से फाइंड करना है, आपको जो मास परसेंटेज गिवन है उससे आप एम्पेरिकल फॉर्मूला पता लगाओगे और एम्पेरिकल फॉर्मूला की मदद से आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बता सकते हो बाय द रिलेशन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू एन इनटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब वो किस तरह से फाइंड करते हैं उसकी बात करते हैं। आपके पास क्या क्या है, आपके पास है कार्बन, आपके पास है कार्बन, आपके पास है हाइड्रोजन और आपके पास क्या है ऑक्सीजन। कार्बन कितना है आपके पास 40.92। अगर मैं पूरे कंपाउंड का जो मास है वो 100 ग्राम ले लेता हूं तो उसमें से 40.92 ग्राम किसका मास होगा, कार्बन का। हाइड्रोजन का कितना होगा 4.58 और ऑक्सीजन का कितना होगा 54.5। ठीक है, इतना वेट होने वाला है इनका। ठीक है, हमें वेट पता है। अब आप एक बात जानते हो कि जो एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, इट इज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड। और आपको एक बात पता होना चाहिए कि जो मोल्स का रेशियो होता है वही तो नंबर ऑफ एटम्स का रेशियो होता है। अगर मैं मोल्स का रेशियो निकाल लूंगा तो नंबर ऑफ एटम का रेशियो अपने आप निकल जाएगा। मैं मोल्स का रेशियो किस तरह से निकाल सकता हूं, मुझे वेट पता है। वेट को अगर मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट से मैं डिवाइड कर देता हूं तो नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे। तो ये जो रेशियो आने वाला है वो नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो हो जाएगा। वो किस तरह से आने वाला है, अगर मैं इनके एटॉमिक वेट से डिवाइड करता हूं, इसे 12 से डिवाइड करता हूं, इसे 1 से डिवाइड करता हूं और इसे मैं कितने से डिवाइड करता हूं, इसे मैं 16 से डिवाइड करता हूं, तो यहां पर जो वैल्यू आने वाली है वो कितनी आने वाली है, ये आपके नंबर ऑफ मोल्स का हो गया भाई, ये आपके नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो हो गया। वो कितना हो गया भाई, आपके पास 3.41, यहां पर वैल्यू आएगी आपके पास 4.58, यहां पर वैल्यू आएगी आपके पास 3.41। लेकिन आपको तो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो चाहिए, तो आप क्या करो, जितनी छोटी वैल्यू है उससे पूरे को डिवाइड कर दो। तो अगर मैं यहां पर इसे 3.41 से डिवाइड कर देता हूं, ठीक है, इसे भी मैं 3.41 से डिवाइड कर दूं और इससे मैं कितने से डिवाइड कर दूं, 3.41 से, तो यहां पर क्या वैल्यू हो जाएगी 1:2। यहां पर जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 1.34, यहां पर कितनी वैल्यू आएगी 1। लेकिन अभी भी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो नहीं आया है, तो मैं इन रेशियो को कितने से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। और जैसे ही मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां पर क्या रेशियो हो जाएगा 3:2। यहां पर वैल्यू आने वाली है हमारे पास 4:3। तो यहां पर जो एम्पेरिकल फॉर्मूला होने वाला है, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला होने वाला है C3H4O3। ये आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला है। और एम्पेरिकल फॉर्मूला का वेट कितना है, एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट कितना है, कार्बन 3 है मतलब 12 × 3, हाइड्रोजन 4 है प्लस 1 × 4 प्लस 16 × 3। तो ये वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो कितनी आने वाली है आपके पास 88। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट कितना आ रहा है आपके पास 88। ठीक है, और आपको एक इंफॉर्मेशन गिवन है। क्या इंफॉर्मेशन गिवन है आपको, कि आपका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो कितना है आपके पास 176। तो यहां पर जो एन वैल्यू आने वाली है, एन कितना आने वाला है 176 डिवाइड बाय 88, दैट इज यहां पर कितनी वैल्यू हो जाएगी 2। तो अगर आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, एन इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, तो एन कितना है 2, एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है आपके पास C3H4O3। यहां पर क्या वैल्यू हो जाएगी आपके पास C6H8O, आपके पास कितना आ जाएगा O6। C6H8O6 आपका क्या होने वाला है, करेक्ट ऑप्शन होने वाला है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ विटामिन सी। आप सबको पता होना चाहिए विटामिन सी की डेफिशिएंसी से क्या होता है, स्कर्वी डिसीज होती। ठीक है, जब आप बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ोगे ना तो वहां पर विटामिन के कई सारी डिसीज गिवन है। तो अभी से एक डिसीज को याद करते हुए चलते हैं कि विटामिन सी की कमी से क्या होता है भाई, स्कर्वी डिसीज होती है। और ये कहां पर पाया जाता है, ये मतलब ये जो विटामिन सी है वो किस किस फ्रूट में पाया जाता है। आपके पास ब्रोकली होता है उसमें पाया जाता है, आपके पास टोमेटो होता है, टमाटर उसमें पाया जाता है, स्वीट पोटैटो में पाया जाता है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि विटामिन सी की कमी से स्कर्वी डिसीज होती है। पहली बात तो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H8O6।
जिसका मॉलिक्यूलर वेट आता है 176 और एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट आता है 88 और n की वैल्यू कितनी निकलती है 2। तो कई सारी चीजें अपन यहां से निकाल सकते हैं। सिर्फ अपन ने अप्लाई किया है। अपन ने क्या कॉन्सेप्ट लगाया, सिर्फ अपन ने ये कॉन्सेप्ट लगाया कि जो नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो होगा वही तो एटम्स का रेशियो होने वाला है। तो नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो फाइंड किया तो ये हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला आ गया। बहुत आसान है। आप जल्दी से लें इसका स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ले लिया है आपने इसका स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह से आता है। A compound of carbon, hydrogen and oxygen contain 40% carbon and 6.67% hydrogen by mass. What is the empirical formula of the compound? आपके पास एक कंपाउंड है जो 3 एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जिसमें कार्बन का मास परसेंटेज है 40%, हाइड्रोजन का मास परसेंटेज है 6.67%, लेकिन आपको ऑक्सीजन का मास परसेंटेज नहीं गिवन है। ठीक है, तो ऑक्सीजन आपसे क्या बोल रहा होगा, क्या बोल रहा होगा, तो फिर मैं जॉब छोड़ दूं बेटा। ठीक है, तो ऑक्सीजन को जॉब छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपका 100 ग्राम पूरा कंपाउंड है जिसमें से कार्बन का 40% है और हाइड्रोजन का कितना है भाई 6.67%, तो जो बचा हुआ पार्ट होगा 100 में से वो क्या होगा आपके पास, ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास कार्बन है, हमारे पास हाइड्रोजन है, हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन है। कार्बन का मास परसेंटेज कितना है, कार्बन का मास परसेंटेज है हमारे पास 40, हाइड्रोजन का है 6.67 और ऑक्सीजन का कितना आने वाला है 53.33। ये मास का रेशो है। अगर मास को अगर मैं एटॉमिक वेट से डिवाइड कर देता हूं तो मोल्स का रेशो हो जाएगा, और मोल्स का रेशो ही तो नंबर ऑफ एटम्स का रेशो होता है। ठीक है, और एम्पेरिकल फॉर्मूला नंबर ऑफ एटम का होल नंबर रेशो ही तो है। ठीक है, तो अगर मैं इसे एटॉमिक वेट से डिवाइड करता हूं, इसे 12 से डिवाइड कर देता हूं, इसे 1 से डिवाइड कर देता हूं और इसे 16 से डिवाइड कर देता हूं, तो यहां पर जो रेशियो आने वाला है नंबर ऑफ मोल्स का वो क्या आने वाला है हमारे पास, यहां पे वैल्यू आने वाली है हमारे पास 3.3, यहां पर वैल्यू आने वाली है 6.6 और यहां पर वैल्यू आने वाली है 3.3। अब हमें होल नंबर रेशियो चाहिए, तो मैं छोटी वैल्यू से डिवाइड कर रहा हूं पूरे को, 3.3 से डिवाइड कर दिया, इसे 3.3 से डिवाइड कर दिया और इसे भी 3.3 से डिवाइड कर दिया। तो यहां पर जो रेशियो आने वाला है वो कितना आना है 1:2:1। तो यहां पर जो एम्पेरिकल फॉर्मूला होने वाला है आपके कंपाउंड का वो क्या होने वाला है CH2O। तो ये आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला होने वाला है। ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला बेसिकली है क्या, एम्पेरिकल फॉर्मूला है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड। तो हमने नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो निकाल लिया और नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो ही तो नंबर ऑफ एटम्स का रेशियो होता है। ठीक है, और वही आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है। तो बहुत आसानी से इसे निकाल सकते हैं। अब जल्दी से ले लें इसका स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ले लिया है आपने इसका स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कुछ इस तरह से आता है। व्हेन 6 × 10⁻23 एटम्स ऑफ phosphorus आर कंबाइंड विथ 15 × 10⁻23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, देन व्हाट इज द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। ठीक है, अब यहां पर आपको वेट नहीं गिवन है, आपको एटम्स के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है। फॉस्फोरस के एटम्स आपके पास हैं और ऑक्सीजन के एटम्स आपके पास हैं। आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है और एम्पेरिकल फॉर्मूला आप जानते हो क्या होता है, इट इज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स। आपके पास फॉस्फोरस और ऑक्सीजन है, मेनली फॉस्फोरस है और ऑक्सीजन है। फॉस्फोरस के एटम कितने हैं 6 × 10⁻23 और यहां पर इसके इतने एटम है 15 × 10⁻23। तो एटम्स का रेशियो ही तो होता है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम ही तो एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है। अगर मैं यहां पर इसे छोटी वैल्यू से डिवाइड कर देता हूं 6 × 10⁻23 डिवाइड बाय 6 × 10⁻23, तो यहां पर क्या आने वाला है 1:2। ये कितनी बार कटेगा 2.5 टाइम्स, लेकिन सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो चाहिए तो मैं क्या करूंगा, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा 2:5। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या जाएगा आपके पास P2O5 आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको हमेशा वेट गिवन हो
ये ज़रूरी नहीं है, आपको डायरेक्ट एटम्स भी दे सकता है, और एटम का सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ही तो एम्पेरिकल फॉर्मूला कहलाता है। तो आपने एटम का सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो लिया, वही आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला आ गया। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे मूव करते हैं। तो ले लिया है आपने इसका स्क्रीनशॉट, और यहां पर आकर हमारा जो एम्पेरिकल फॉर्मूला का जो कॉन्सेप्ट होता है वो यहां पर आकर खत्म होता है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं नीट और जेईई में। ठीक है, अब यहां पर नेक्स्ट जो हमारे पास जो कॉन्सेप्ट आ रहा है वो है इक्विवेलेंट वेट का कॉन्सेप्ट, कि इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, किस तरह से अपन फाइंड करते हैं, और लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, इन सब की बात अपन करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास आ रहा है वो है हमारे पास इक्विवेलेंट वेट। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है हमारे पास वो है कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट वेट। तो सबसे पहले ये सीखते हैं कि इक्विवेलेंट वेट क्या होता है। जैसे आप जानते हो मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, कि एक मोल का जो वेट है वो आपका मॉलिक्यूलर वेट है, उसी तरीके से एक ग्राम इक्विवेलेंट का जो वेट है वो आपका इक्विवेलेंट वेट होता है। अब ये 1 ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट अपन आगे जाके पढ़ेंगे। तो अभी के लिए इतना समझ लो कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट का जो वेट निकल के आता है वो आपका इक्विवेलेंट वेट के बराबर होता है। अब हमारे पास कौन कौन से ऐसे फॉर्मूले हैं जिनसे अपन इक्विवेलेंट वेट फाइंड कर सकते हैं। ये अलग अलग एलिमेंट्स के लिए अलग होता है, आयंस के लिए अलग होता है, बेस एसिड के लिए अलग होता है, सॉल्ट के लिए अलग होता है। अब उन फॉर्मूलों पर अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन एलिमेंट का अगर इक्विवेलेंट वेट निकालें, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट, वो किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। अगर आप एटॉमिक वेट को वैलेंसी से डिवाइड कर दो तो उसका इक्विवेलेंट वेट एलिमेंट का आ जाएगा। जैसे कि आप जानते हो ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना होता है 16, उसकी वैलेंसी कितनी होती है 2, तो उसका इक्विवेलेंट वेट कितना निकल जाएगा आपके पास 8। ठीक है, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट निकालना है तो एटॉमिक वेट को उसकी वैलेंसी से आप डिवाइड कर दोगे तो आपके पास इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एलिमेंट फाइंड हो जाएगा। ठीक है, दूसरा इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयन आप किस तरह से फाइंड करेंगे। अगर किसी आयन का आपको इक्विवेलेंट वेट फाइंड करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो फॉर्मूला वेट रहेगा आयन का उसे डिवाइड करना पड़ेगा जो भी चार्ज आयन पर प्रेजेंट रहेगा उससे। जैसे कि समझो कि आपके पास सल्फेट है, सल्फेट का फॉर्मूला वेट कितना है, सल्फर का एटॉमिक वेट 32 और 4 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 64, तो 32 प्लस 64 इसका फॉर्मूला वेट हो जाएगा। इसके ऊपर चार्ज कितने का है -2 का, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका जो इक्विवेलेंट वेट निकलने वाला है सल्फेट का वो कितना निकलने वाला है 48। तो सल्फेट का जो इक्विवेलेंट वेट निकल रहा है वो कितना निकल रहा है 48। वो किस तरह से निकाला है आपने, फॉर्मूला वेट ऑफ आयन को डिवाइड कर दिया है जितना भी चार्ज आयन पर प्रेजेंट है उससे। ठीक है, जैसे समझो कि आपके पास कार्बोनेट है, कोई आपसे बोले कि भाई कार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट निकाल के दिखाओ, तो आपको क्या करना है, इसका फॉर्मूला वेट निकालना है। तो फॉर्मूला वेट निकालना तो आसान, कार्बन का एटॉमिक वेट 14 प्लस ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन का कितना होगा 48, 12 प्लस 48 डिवाइड बाय 2, तो कितना निकलेगा आपके पास 30। तो जो इक्विवेलेंट वेट निकलने वाला है कार्बोनेट का वो कितना है आपके पास 30। तो आपने किस तरह से निकालना है, फॉर्मूला वेट ऑफ आयन को डिवाइड कर दिया है चार्ज प्रेजेंट ऑन आयन से। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है इक्विवेलेंट वेट ऑफ कंपाउंड, की किसी भी कंपाउंड का इक्विवेलेंट वेट किस तरह से निकालें। आप इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैटायन प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ एनायन को ऐड कर दोगे तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ कंपाउंड आपके पास आ जाएगा। किस तरह से, जैसे कि समझो कोई आपसे कहे कि Al2SO4 होल थ्राइस का आपको क्या निकालना है, इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना है, तो वो क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैटायन दैट इज Al+3 प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ एनायन दैट इज SO4-2। SO4-2 का अभी इक्विवेलेंट वेट निकाला है, वो कितना निकालना था हमारे पास 48, और Al+3 का कितना निकलेगा, आयन है तो इसका एटॉमिक वेट दैट इज 27 और चार्ज कितना है 3 का, तो 9 प्लस 48 दैट इज 57। तो कैटायन और एनायन के इक्विवेलेंट वेट को जब आप ऐड करोगे तो कंपाउंड का इक्विवेलेंट वेट आपके पास निकल जाएगा। ठीक है, तो कैटायन और एनायन को ऐड कर दो तो आपके कंपाउंड का इक्विवेलेंट वेट निकल जाएगा।
नेक्स्ट आता है इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एसिड और बेस किस तरह से निकालेंगे। अगर आपको किसी एसिड का इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि एसिड के मॉलिक्यूलर वेट को उसकी बेसिसिटी से डिवाइड करना पड़ेगा। बेसिसिटी का मतलब होता है कि वो कितना H+ लूज कर रहा है, ठीक है, और एसिडिटी का मतलब होता है कि वो कितना OH- डोनेट कर रहा है, ठीक है। अगर आपको बेस का निकालना है तो बेस का मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड करना पड़ेगा उसकी एसिडिटी से, ठीक है। अब ये एसिडिटी और बेसिसिटी क्या होती है उसकी बात कर लेते हैं कि कोई भी एसिड कितना H+ लूज करता है वो उसकी बेसिसिटी होती है, उल्टा है, ठीक है। एसिड के लिए बेसिसिटी है और बेस के लिए एसिडिटी है, ठीक है। तो बेस कितना OH- डोनेट कर रहा है वो उसकी एसिडिटी। जैसे कि समझो आपके पास कुछ एसिड हैं, उनकी अपन बेसिसिटी निकालना सीखते हैं। जैसे आपके पास HCl है भाई, तो HCl कितना H+ डोनेट कर सकता है 1, तो इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी 1। अगर इसका हमें इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो इसका मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 1 करना पड़ेगा, तो आपके पास क्या जाएगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड आ जाएगा, ठीक है, HCl आ जाएगा। जैसे H2SO4 की बेसिसिटी कितनी होने वाली है, ये कितना H+ डोनेट कर सकता है कि 2, तो इसका बेसिसिटी कितनी हो जाएगी 2। H3PO2 कितना कर सकता है, H3PO3 कितना कर सकता है और H3PO4 कितना कर सकता है। यहां पर थोड़ा सा लोचा है भाई, क्या लोचा है कि यहां पर सिर्फ एक रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम होता है, हाइड्रोजन आयन होता है H3PO2 में, ठीक है, और H3PO3 में 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम होते हैं और H3PO4 में 3 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम होते हैं। तो इनकी बेसिसिटी 1, 2 और 3 आती है। तो इसका याद रखने का तरीका बहुत सिंपल है। अगर यहाँ पर 2 है तो 1 कम कर दो, यहाँ 3 है तो 1 कम कर दो, यहाँ 4 है तो 1 कम कर दो, उसकी बेसिसिटी आ जाएगी। ये ऑक्सी एसिड ऑफ फास्फोरस का कुछ लोचा पड़ता है, जब 1p ब्लॉक पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें वहां पर अपन डिस्कस करेंगे कि यहां पर सिर्फ एक रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम क्यों, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ध्यान रखेंगे कि H3PO2, H3PO3 और H3PO4 में जितने ऑक्सीजन होते हैं उससे एक कम उनकी बेसिसिटी होती है। तो बेसिसिटी का मतलब यह है कि कितना H+ वो डोनेट कर पा रहा है। नेक्स्ट बेस के लिए देखते हैं कि बेस के लिए क्या है, एसिडिटी, ठीक है, उल्टा है भाई, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। एसिड के लिए बेसिसिटी और बेस के लिए एसिडिटी। जैसे बेस NaOH कितना OH- डोनेट कर सकता है 1, तो इसकी एसिडिटी कितनी हो जाएगी 1। बैरियम हाइड्रोक्साइड कितना OH- डोनेट कर सकता है 2, तो इसकी एसिडिटी कितनी हो जाएगी 2। FeOH का होल थ्राइस कितना डोनेट कर सकता है 3 OH-, तो इसकी एसिडिटी कितनी हो जाएगी 3। तो एसिड या बेस का निकालना है तो मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय बेसिसिटी और एसिडिटी। एसिड के लिए बेसिसिटी से डिवाइड कर दो और बेस के लिए एसिडिटी से डिवाइड कर दो, आपके पास इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा एसिड और बेस का। तो ये अपन बात कर चुके हैं कि एलिमेंट का किस तरह से निकालें, आयन का किस तरह से निकालें, किसी कंपाउंड का इक्विवेलेंट वेट किस तरह से निकालें और किसी एसिड और बेस का इक्विवेलेंट वेट किस तरह से निकालें। जो हमारे पास बचा हुआ है वो है सोल्ट का इक्विवेलेंट वेट किस तरह से निकालें, या रिडॉक्स रिएक्शन में जो इक्विवेलेंट वेट है उसे अपन किस तरह से फाइंड करें, उनकी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले लो आप इसका स्क्रीनशॉट। तो ले लिया है आपने इसका स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं कुछ और पॉइंट्स। नेक्स्ट आता है आपके पास इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्ट आप किस तरह से फाइंड करेंगे। तो उसका फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन कैटायन और एनायन, ठीक है। जैसे कि समझो कि आपको Al2SO4 होल थ्राइस का आपको क्या करना है भाई, इक्विवेलेंट वेट फाइंड करना है। तो आप इसका मॉलिक्यूलर वेट लोगे कितना है 342। अब टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन कैटायन या एनायन आपको निकालना है। जैसे कि Al2SO4 का थ्राइस है, जैसे ही आप इसे डिसोसिएट करोगे तो ये किसमें डिसोसिएट होने वाला है 2Al + 3 + 3SO4 - 2। तो यहां पर जो कैटायन है उस पर टोटल कितने का चार्ज आ रहा है, एक पर +3 का चार्ज है तो 2 है, तो यहां पर कितने का चार्ज आ रहा है +6 का। या एनायन की बात करें तो एक पर कितने का चार्ज आ रहा है -2 का, तो 3 है तो कितने का चार्ज आएगा -6 का। तो टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन कैटायन या एनायन, तो कैटायन या एनायन पर कितने का चार्ज आ रहा है +6 या -6, तो यहां पर आप 6 से क्या कर दोगे डिवाइड कर दोगे, तो इसका क्या आ जाएगा भाई, ये इसका इक्विवेलेंट वेट निकल जाएगा, ठीक है। बहुत आसान है, आपको क्या करना है मॉलिक्यूलर वेट को डिवाइड करना है टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन कैटायन या एनायन।
अब इतने सारे फॉर्मूले हो चुके हैं यार हमारे पास कि वहां पर हमको याद रखने की जरूरत पड़ रही है। तो केमिस्ट्री बाबा के साथ एक पंगा है आपके साथ कि केमिस्ट्री बाबा के साथ पढ़ रहे हो ना, तो आपको याद बहुत कम रखना पड़ेगा। तो अपन एक जनरल फॉर्मूला बना लेते हैं जो सबके लिए काम करेगा। तो जनरल फॉर्मूला है हमारे पास कि मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, एन फैक्टर से डिवाइड कर दो तो आपका पास क्या आ जाएगा भाई, उसका इक्विवेलेंट वेट निकल आ जाएगा। तो किस तरह से, जैसे कि अगर आपको एसिड का निकालना है तो मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय बेसिसिटी, ठीक है। एसिड का निकालना है, ठीक है, बेस का निकालना है तो क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एसिडिटी। एसिड के लिए मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय बेसिसिटी। सॉल्ट के लिए निकालना है तो मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन कैटायन या एनायन, भाई उसका वैलेंस फैक्टर होता है। आयन का निकालना है तो फॉर्मूला वेट डिवाइडेड बाय टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन आयन, ठीक है। तो जनरल फॉर्मूला है मॉलिक्यूलर वेट को एन फैक्टर से डिवाइड कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा यार। अब जैसे कि समझना कि एन फैक्टर किस निकालना बहुत आसान होता है सॉल्ट के लिए। कोई आपसे पूछे K2SO4 में जो K2SO4 है उसका बैलेंस फैक्टर या एन फैक्टर कितना है, तो बार बार डिसोसिएट करेंगे तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। पहले डिसोसिएट करना सीख लो। K2SO4 को जब आप डिसोसिएट करोगे तो क्या मिलने वाला है, 2K प्लस SO4 -2। तो यहां पर टोटल चार्ज कितने का प्रेजेंट है कैटायन पर, +2 का। एनायन पर कितने का प्रेजेंट है, -2 का। तो इसका वैलेंस फैक्टर या एन फैक्टर कितना हो जाएगा, एन फैक्टर हो जाने वाला है 2, ठीक है। आपसे कोई पूछे K2SO4.Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O, पोटाशियम एक सॉल्ट है, ठीक है, डबल सॉल्ट है, इसका बैलेंस फैक्टर या एन फैक्टर कितना होगा ये आपको बताना है। तो टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन कैटायन या एनायन ये आपको निकालना पड़ेगा। तो यहां से आपको क्या मिलने वाला है, यहां से मिलने वाला है आपको 2K प्लस, यहां से मिलने वाला है आपको पास SO4 -2, यहां से मिलने वाला है 2Al + 3, तो यहां से मिलने वाला है 3SO4 -2। तो कैटायन पे कितने का चार्ज आ रहा है भाई, 2 +2 का यहां पर है, +6 का यहां पर है, तो +8 का चार्ज आ रहा है। एनायन की बात करें तो -6 का यहां पर है, -2 का यहां पर है, तो -8 का आ रहा है। तो इसका बैलेंस फैक्टर कितना हो जाएगा भाई, 8 इसका बैलेंस फैक्टर हो जाएगा। तो बैलेंस फैक्टर निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। एसिड के लिए उसकी बेसिसिटी देख लो, बेस के लिए उसकी एसिडिटी देख लो, सोल्ट के लिए टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन कैटायन या एनायन देख लो, ठीक है, बहुत आसान है। और आयन का निकालना है तो उस पर जितने का चार्ज है वही उसका क्या हो जाएगा, बैलेंस फैक्टर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपके पास इक्विवेलेंट वेट इन रिडॉक्स रिएक्शन, आप किस तरह से फाइंड करेंगे। तो अगर आपको किसी रिडॉक्स रिएक्शन में इक्विवेलेंट वेट फाइंड करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जिसका भी फाइंड करना उसका मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोल ऑफ सब्सटेंस। यहां पर जो पर मोल है बहुत इंपॉर्टेंट है, पर मोल देखना है कि पर मोल आपके ऑक्सीडेशन नंबर में कितना चेंज आया है, उससे आपको डिवाइड करना पड़ेगा तो आपका इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। जैसे कि समझो कि आपके पास FeSO4 है, उसका आपको क्या निकालना है, इक्विवेलेंट वेट निकालना है, ठीक है। तो आप किस तरह से करोगे, आपके पास एक रिएक्शन है FeSO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, तो ये इसे ऑक्सीडाइज कर रहा है Fe2SO4 का अल्थराइज में। तो आपको इसका ऑक्सीडेशन निकालना, उसका आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना है। तो किस तरह से निकालोगे, सबसे पहले तो ये 1 मोल है, ठीक है, और यहां पर जो Fe है वो कितने में है, +2 में है, और यहां पर जो Fe है वो कितने में है, +3 में है। तो यहां पर जो चेंज हुआ है, यहां पर जो चेंज हुआ है वो कितने का हुआ है, ऑक्सीडेशन नंबर में, ये +2 का है, ये +3 में, तो चेंज कितने का हुआ है, चेंज कितने का हुआ है, चेंज हुआ है 1 का। तो यहां पर आप 1 से डिवाइड करोगे इसके मॉलिक्यूलर वेट को तो इसका इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। तो एक मॉलिक्यूलर वेट को आप डिवाइड करोगे चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोल ऑफ सब्सटेंस से, तो आपका इक्विवेलेंट वेट रिडॉक्स रिएक्शन में निकल जाएगा, ठीक है। मोल कॉन्सेप्ट में इसकी जरूरत ज्यादा नहीं पड़ेगी आपको, रिडॉक्स रिएक्शन वाले फॉर्मूले की आपको ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जब हम रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ेंगे तो वहां पर ये काम आने वाला है, इसका ध्यान रखें। तो कुछ इस तरह से अपन अलग अलग सब्सटेंस का, भांति भांति के जो सब्सटेंस हैं उनका इक्विवेलेंट वेट फाइंड कर सकते हैं। आपको वह जनरल फॉर्मूला याद रखना है, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, आपका काम चल जाएगा। अब जल्दी से लें इसका स्क्रीनशॉट, फिर आगे मूव करते हैं। तो ले लिया है आपने इसका स्क्रीनशॉट। आज अपन ने 2 कॉन्सेप्ट पर बात करी। पहला कॉन्सेप्ट अपन ने एम्पेरिकल फॉर्मूला का जो कॉन्सेप्ट होता है उस पर बात करी, और दूसरा जो इक्विवेलेंट वेट का जो कॉन्सेप्ट है और जो अलग अलग फॉर्मूले हैं इक्विवेलेंट वेट को फाइंड करने के, उन पर बात करिए। नेक्स्ट क्लास में अपन लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे
उस पर कितनी वैरायटी के क्वेश्चन बन सकते हैं उन पर बात करेंगे। और कल आपका लास्ट लेक्चर भी हो सकता है मोल कॉन्सेप्ट का, इस बात का ध्यान रखें। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में लगभग हमारा मोल कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, उसके बाद अपन नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे मास स्टॉक बैच में। ठीक है, तो इस वीडियो में बाबा जी की तरफ से इतना ही, लेकिन जाने से पहले लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।